अब देखते हैं अन्य कारक क्या क्या है। तो अन्य कारक है बेटा आर्थिक कारक। तो जहां औद्योगिक क्षेत्र है, आप अपने छपुरा के एनटीपीसी को ही देख लो, लारा के एनटीपीसी आप देखे होंगे। आपके गांव में दूर से बिहार से लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग रहते हैं, उड़ीसा से लोग आपके गांव में आके बसे हुए हैं। किस लिए? ये एनटीपीसी उनको रोजगार प्रदान करती है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति की महत्ता के कारण, जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, यहाँ लोग ज्यादा बसे हैं बेटा। ठीक है। सामाजिक कारक क्या क्या है? आवास की सुविधा, अच्छी शिक्षा की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग उस क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि भारत का पुणे। तो ये कारकों को याद रखना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सजा में खजूर, और ये आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, स्थलाकृति, जल, मृदा, जलवायु और खनिज। ये हो गया बेटा, ये पूछ सकता है। अब आगे आते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? तो एक निश्चित अवधि, टाइम पीरियड, एक लिमिट टाइम पीरियड के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाती है। जनसंख्या परिवर्तन क्या होती है? एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाती है बेटा। आइए इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे बच्चों। ये एक तरफ का क्षैतिज है बेटा, और ये ऊर्ध्वाधर है। तो क्षैतिज में हमने वर्ष को लिखा है 1800 तक, 1804, 1959, 1999। ये वाला जो अक्ष है बेटा ये जनसंख्या का है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ जो मूल बिंदु है इसको हमने माना है 1800 तक। तो विश्व की जनसंख्या सन 1800 तक धीरे धीरे बढ़ी। विश्व की जनसंख्या सन 1800 तक धीरे धीरे बढ़ी। कारण क्या था? जन्म दर अधिक थी, साथ ही साथ मृत्यु दर भी अधिक थी। जन्म तो लेते थे लेकिन मृत्यु की दर भी क्या हो जाती थी? अधिक हो जाती थी। इसका कारण था बेटा पर्याप्त भोजन का अभाव और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग मृत्यु हो जाती थी। तो सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। अब आते हैं बेटा 1804। तो सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 1 अरब हो गई। जब सन 1804 आया उस समय विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई बेटा। अब 1804 से एक नया साल आता है 1959। लगभग इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है? 150 वर्ष का गैप है। तो 1959 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब से कितना हो गई? 3 अरब हो गई बेटा। 3 गुना बढ़ गई। 1 अरब से कितना हो गई? 3 अरब हो गई। कब? 1959 में बच्चों। इसे हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। 1959 का जो वर्ष है यह जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इसमें जनसंख्या 1 अरब से कितनी हो गई थी? 3 अरब हो गई थी। अब अगला साल आता है 1999। 1999 तो देखिए बेटा 1959 में 3 अरब हो गई थी, लेकिन 1999 में से 3 अरब से कितना हो गई? 6 अरब हो गई बेटा। जस्ट दुगुना हो गई। कितने साल का अंतर है? मुश्किल से यहाँ पे 40 वर्ष के अंतर में जनसंख्या कितने अरब हो गई? 6 अरब हो गई बेटा। जिस संख्या को तिगुना होने में 150 वर्ष लगा था, वहीं पर जनसंख्या केवल 40 वर्ष में ही 3 अरब से कितना हो गई? 6 अरब हो गई। कारण क्या था? 1999 में स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होने लगा बेटा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, मृत्यु दर कम हुई। जब मृत्यु दर कम हुई, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, खाद्य आपूर्ति हुआ और औषधि भी क्या हुआ? उपलब्ध हुआ। खाद्य आपूर्ति अर्थात भोजन की पर्याप्त मात्रा में भोजन होना और औषधि के कारण मृत्यु दर कम हुई। इसलिए 1999 में जनसंख्या कितनी हो गई? 6 अरब हो गई बेटा। तो इसको परीक्षा में पूछता है किस साल को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं? तो 1959 को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। अब देखते हैं बच्चों जन्म दर क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग जन्म दर क्या होता है।
तो 1000 व्यक्ति में जीवित जन्म की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है, बर्थ रेट कहलाती है। 1000 व्यक्तियों में, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर क्या कहलाती है? 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और जो इसका अंतर होता है, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं बेटा, NGR, नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है बच्चों। अगला होता है बेटा प्रवास। प्रवास यहाँ परीक्षा में पूछता है, जन्म दर और मृत्यु दर का आधार क्या होता है? तो 1000 व्यक्ति, हम 1000 व्यक्ति में इसको निकालते हैं बेटा। प्रवास क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में लोगों का आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब देखते हैं प्रवास। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है उत्प्रवासी, दूसरा होता है अप्रवासी। उत्प्रवासी क्या होता है? जब लोग देश को छोड़ते हैं बेटा, जैसे कि सूडान देश में लोगों के बाहर चले जाने के कारण सूडान में जनसंख्या की कमी का अनुभव किया गया है। अप्रवासी क्या होते हैं? देश में लोगों का आना, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोगों के आने के कारण वहां की जनसंख्या बढ़ी है बेटा। तो प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रवासी और अप्रवासी। अब अगला देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप। तो केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है। तो केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा है बेटा। ठीक इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर मंद है, क्योंकि कारण है बेटा निम्न जन्म दर, लोग कम जन्म लेते हैं और लोगों की मृत्यु भी कम होती है। तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर मंद है बच्चों। अब है बेटा जनसंख्या संगठन क्या होता है? जनसंख्या संगठन, तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश की आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता बेटा। जैसे बांग्लादेश और जापान अधिक घना बसा देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से बहुत अधिक विकसित देश है बेटा। तो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना आवश्यक है बच्चों। तो जनसंख्या संगठन के अवयव गुण क्या क्या है बेटा, इसको पूछता है। जनसंख्या संगठन के गुण क्या क्या होता है? तो इसका कोड है बच्चों आलिसा आवास, अर्थात जनसंख्या संगठन इतने गुण हमको पढ़ना है। आलिसा आवास, पहला अ से आयु, जनसंख्या संगठन आयु गुण, पहले दूसरी से लिंग, सा से साक्षरता, आ से आय, व से व्यवसाय और स से स्वास्थ्य सेवाएं। ये लोग अपनी इन गुणों के कारण लोग, एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से भिन्न होते हैं बेटा। आलिसा आवास, आयु, हाँ, किसी देश की आयु वर्ग कितनी है, जो लिंग का अनुपात है वो कितना है, साक्षरता कैसी है, वहाँ की आय इनकम कैसी है, वहाँ के लोग कौन सा कार्य करते हैं, उस देश में कौन सा स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। इन अंतरों के कारण हर देश में विभिन्नता होती है बेटा। अगला लिखा है जनसंख्या संगठन क्या बताता है? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की स्ट्रक्चर को बताता है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। परीक्षा में पूछता है जनसंख्या संगठन क्या बताती है? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाती है, जैसे कि किसी देश की जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने पढ़े लिखे हैं, वो कौन सा कार्य करते हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है। तो जो इन सारे चीज का जब अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि होता है, उस रुचिकर विधि को क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड विधि या आयु लिंग पिरामिड विधि कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या संगठन को अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि होती है, उस रुचिकर विधि को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन, जनसंख्या पिरामिड विधि कहते हैं। इसे हम आयु लिंग पिरामिड विधि भी कहते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पूछता है जनसंख्या पिरामिड विधि क्या है, तो किसी देश की जनसंख्या संगठन को अध्ययन करने की रुचिकर विधि है, इसे हम आयोनी पिरामिड कहते हैं। अब आते हैं जनसंख्या